क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए सॉल्व करूंगी क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एंड ईयर इज़ 2023 और उसका मैथमेटिक्स का पेपर, यानी कि सीबीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स का 2023 में जो पेपर आया है उस पेपर को मैं आपके लिए सॉल्व करूंगी। तो it's going to be very useful for those students who will appear in the year of 2024. So let's start. ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो ज़रा देखते हैं इसमें क्या, इसका ये क्वेश्चन क्या है। The graph of y is equal to px is given here for a polynomial px. The number of zeros of px from the graph is। तो हम ये क्वेश्चन तो मतलब इतना टाइम इसमें देना ही नहीं, वो तो क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपने कर ही लिया होगा इसको। और देखते हैं, सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आप सब जानते हो होते हैं वो वैल्यूज़ x की, वो वैल्यूज़ x की जिस पे y की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, वो वैल्यूज़ x की जिस पे y की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो इन शॉर्ट अगर आपको कोई भी ग्राफ मिले तो आपको कैसे देखना होता है कि ये जो ग्राफ आपका मिला हुआ है, जो बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, कहाँ पे कट कर रहा है या फिर इसको कहाँ पे टच कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस जो कि ये है, इसको सिर्फ एक जगह टच किया है, क्रॉस तो कहीं भी नहीं किया है, सिर्फ एक जगह टच किया है। इस वजह से इसमें सिर्फ x की एक ही वैल्यू मिल रही है जिस पे y ज़ीरो हो जाएगा। तो कितने ज़ीरोज़ मिल रहे हैं इसके? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि पार्ट बी इसका आंसर है और ये आंसर है 1। ठीक है, या तो आप 1 लिख दो या बी, इस तरह से आप करके लिख दोगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। मतलब इसको देख करके समझना था आपको, ठीक है। इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं इसके लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ये तब सेटिस्फाई करता है किसी दो सेट ऑफ इक्वेशंस के लिए, जब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें किसी को डाउट ना हो जाए, इसलिए होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का। अब हम लोग ज़रा इक्वेशन देख लें। अपनी इक्वेशन है हमारी kx इज इक्वल टू y प्लस 2, जो कि यहाँ से हो जाएगी kx माइनस वाई। आप चाहो तो 2 को इधर ले आओ, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको पूरा का पूरा लेफ्ट साइड ले रही हूँ, ठीक है। और दूसरी जो इक्वेशन है वो है 6x माइनस ये थी 6x इज इक्वल टू 2y प्लस 3। तो यहाँ से ये हो जाएगी 6x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमने ऐसा क्यों किया वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम टैली कर लेंगे और देख लेंगे क्या a1 है। तो यहाँ से a1 निकल रहा है k, ठीक है, k अपॉन यहाँ से a2 निकल रहा है 6, राइट। और यहाँ से b1 निकल रहा है -1 और b2 निकल रहा है यहाँ से -2। इसके बाद यहाँ से c1 निकल रहा है -2 और c2 की वैल्यू आ रही है -3। अब इन्होंने कहा है कि ऐसी कौन सी k की वैल्यू है जिस पे ये जो कंडीशन दी हुई है वो सेटिस्फाई करे। तो हम सोच तो सकते थे कोई वैल्यू k की हो सकती थी, जैसे कि अगर हमको इससे कंपेयर, ये क्या हो रहा है, ये 1/2 आ रहा है और ये 2/3 आ रहा है। तो अगर हमने k की वैल्यू 3 रखी होती, 3 1 जा 3 और 3 2 जा, अगर सपोज करो 3 यहाँ रखते तो 3 1 जा 3 3 2 जा, तो ये हो जाता 1/2 के। अगर हम लोग यहाँ पे रखते
सपोज करो जैसे अगर आपको 2/3 करना है, तो अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू 4 रख देते तो हमारी 2/3 आ जाती। लेकिन प्रॉब्लम k की वैल्यू से नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है ये कोई भी वैल्यू आप k की दे दो, लेकिन ये तो इक्वल नहीं हो रहा है ना, ये तो इक्वल हो ही नहीं रहा है। और कंडीशन हमारी क्या कहती है कि ये भी इक्वल होना चाहिए, जबकि इनके दिए हुए कोफिशिएंट्स के हिसाब से a b और c के हिसाब से ये दोनों ही इक्वल नहीं रही। इसका मतलब देयर इज नो सच वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने दिए तो हुए लेकिन ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जिसके लिए आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल पाए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, राइट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं ज़रा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये कह रहे हैं p माइनस, देख लीजिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए और टैली कर लीजिए। ये कह रहे हैं कि p माइनस 1, p प्लस 1 एंड 2p प्लस 3 आर इन AP, देन द वैल्यू ऑफ p इज। तो हम लोग एक चीज़ तो अच्छे से जानते हैं कि अगर 3 टर्म्स जो हैं वो AP में हैं, तो एक तो ये हमारे पास ऑप्शन रहता है कि ये थोड़ा और शॉर्टकट में फटाफट कर लोगे तो क्या हो जाता है, जो मिडिल टर्म होता है वो जो एक्सट्रीम टर्म्स होते हैं उनके सम का हाफ होता है। तो अब हम इसको लिख ले रहे हैं। पहले तो हमने टर्म्स लिख ली p-1। आपको तो ये सब मेंटली ही करना था, लेकिन हम क्योंकि अब एक्सप्लेन कर रहे हैं इसीलिए आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ से आ जाता है p+1 जो कि मिडिल टर्म है इज इक्वल टू p-1 2p+3। हर किसी ने इसको मेंटली किया भी नहीं होगा, आप लोगों ने थोड़ा बहुत रफ वर्क किया ही होगा। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन सॉल्व हो रही है क्योंकि AP में तो बीच का टर्म जो है दोनों के टर्म के एडिशन के हाफ हो जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो यहाँ से आ जाएगा 2p+2 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 3p, दोनों को ऐड कर लो और ये हो जाएगा 2, राइट। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से इसको अगर आप राइट साइड भेज देते हो तो यहाँ हो जाएगा 0 और 3p माइनस 2p इधर हो गया, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया p, इसका मतलब सीधे सीधे क्या आ रहा है, p इज इक्वल टू 0। तो इसका 3 का क्या आंसर आ गया, c आ गया, यानी कि p की क्या वैल्यू है, c 0 आ गई। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, c 0, राइट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें कहा है उन्होंने, इन व्हाट रेशियो डज x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3,6 एंड b है -12 -3। तो रफली एक फिगर बना लोगे और ये a है जिसकी वैल्यू है मीन कोऑर्डिनेट्स है 3,6 और ये b है, इसके कोऑर्डिनेट्स है -12 -3। तो आपने इसको यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया जहाँ पे ये x एक्सिस इसको कट कर रहा होगा, ठीक है। ये हो गया k और ये 1, रफ फिगर बनानी है इसलिए एग्जैक्टली आपको कहीं प्लॉट वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं करना है। k:1 का हमने रेशियो लग गया। अच्छा, एक और उन्होंने कहा कि ये क्योंकि x एक्सिस है, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट यहाँ से हो जाएंगे x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो यहाँ से देखो अब आपको क्या दिख रहा है, आपको एक इसमें ऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। और फॉर्मूला दिखाना भी नहीं है आपको, बहुत जल्दी से ही आपने किया होगा इसको। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, ये k हुआ और यहाँ से इंटू -3, ठीक है। और ये है इसके बाद ये यहाँ से प्लस और m2 यहाँ पे कितना है 1 है इंटू कितना आ रहा है 6 है, राइट। इसके बाद फिर आपको सॉल्व कर लेना, नीचे आ जाएगा k+1 जो इधर जा करके क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सीधे सीधे आ रहा है -3k + 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3k इज इक्वल टू 6 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2,
राइट। तो k इज इक्वल टू 2 हो गया, इसका मतलब ये हो गया 2:1। तो क्या रेशो आ रहा है इसमें, आंसर क्या आ रहा है 2:1। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2:1। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, फोर्थ का डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। फोर्थ का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट। तो इसका जो क्वेश्चन है ज़रा इसको देखते हैं पहले। अब तक आप पहचान गए होंगे कि हम कौन सा सेट डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज द tangent टू द सर्कल एट द सेंटर ओ, सेंटर्ड एट ओ एंड ए ओ बी आपको दिख रहा है यहाँ पे 95। देन द मेजर ऑफ एंगल ए बी क्यू। अब पहले से ढूंढो क्यू कहाँ है, ये क्यू है, ए बी क्यू, इसकी वैल्यू वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब इसको करते हैं। अब देखते आप टैली कीजिएगा कि आपने इसको कैसे किया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ ये देख लो कि ये दोनों हैं रेडियाई, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्योंकि दोनों रेडियाई हैं, इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। इसकी वैल्यू है x और x दोनों की, अगर x मान लेते हैं तो 180 में से जब 95 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 180 में से 95 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलता है कितना, आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से 85, ठीक है। ये आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा 85, राइट। अब ये जो 85 है इसको आपने, क्योंकि दोनों को देना है आपको, फिगर हम अलग से नहीं बना रहे हैं, आपको ये दोनों, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है, तो आपने इसको हाफ कर दिया, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी अब 85, राइट। तो इस एंगल की वैल्यू 85 हो जाएगी। लेकिन ज़रा ध्यान से देखो कि ये जो पूरा है, अगर हम इस एंगल को ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं, ये हुआ हमारा इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो ये तो आ गया 85/2, लेकिन ये पूरा एंगल दिया था 90, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 90 माइनस 85/2, राइट। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 85/2, जो कि आपको देता है 95/2। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 47.5, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, तो ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ज़रा देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको सबसे पहले कॉपी कर लेना है 4 sin A प्लस 3 cos A अपॉन 4 sin A माइनस 3 cos A। तो आप इसको क्या करो, आप पूरी इक्वेशन को, सॉरी एक्सप्रेशन को ऊपर भी tan A से डिवाइड कर दो और नीचे cos A से डिवाइड कर दो, नीचे भी cos A से डिवाइड कर दो। तो ये आपको यहाँ से मिलेगा 4 tan A, यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा सिंपली 3, क्योंकि cos A यहाँ से डिवाइड किया तो tan A हो गया, और इधर पे आपने क्या किया 4 यहाँ से tan A हो गया, और यहाँ पे हो गया सिर्फ 3, ठीक है। अब आपको जो दिया हुआ था वो वैल्यू है 2 tan A इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से tan A की वैल्यू हो जाएगी 3/2, वो आप सब जगह रख देना। तो यहाँ से 4 × 3/2 ये आया यहाँ पे प्लस 3, और नीचे भी 4 × 3/2 माइनस 3, ये 2 और ये 2 कैंसिल यहाँ से हो रहा है, तो ये 6 + 3 हो जाएगा 9, राइट। और नीचे यहाँ पे क्या आ रहा है 2 × 2 = 4, तो 6 - 3 हो जाएगा यहाँ पे 3। तो ये जो आंसर आपका आ रहा है 3 3 × 9, तो किसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
तो ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 ज़रा देखो क्या है। ये आपको बताया उन्होंने, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रफली ही जल्दी से आपको पॉलिनोमियल लिख लेना है। लिख लिया आपने पॉलिनोमियल। यहाँ से आपने ए की वैल्यू निकाली 1 है, बी की वैल्यू निकाली 1 है और सी की वैल्यू निकाली -1 है। कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आपने इसको कंपेयर किया। तो यहाँ से आपने निकाला अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b अपॉन ए होती है। तो -b अपॉन ए मतलब -1 अपॉन 1, तो यहाँ सीधे आ गया -1। ठीक है। हाँ, इसके बाद आ रहा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, तो -1 अपॉन 1 मीन्स -1। अब आप एक्सप्रेशन कॉपी कर लो जो उन्होंने दिया है। ये एक्सप्रेशन क्या है, ये है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो ज़रा इसका आप एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम लोगे तो नीचे आ रहा है अल्फा बीटा और ऊपर आ जाएगा यहाँ से बीटा प्लस अल्फा। अब यहाँ से बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा तो एक ही बात होती है। तो आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह रख लो -1 और अल्फा बीटा की जगह नीचे की तरफ रखो -1, जो आपको सीधे सीधे दे रहा है 1, राइट। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 4 हैज़ रैशनल रूट्स। तो रैशनल रूट्स का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है। अच्छा, इसको पहले अगर आप रूट्स निकालते तो रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये प्रॉब्लम कर रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि किसी तरीके से जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो हो जाए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर अगर हो जाएगा तो ये आराम से बाहर निकल पाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे, हमारी इसमें सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ ले लो। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल रही है, इसमें से आप देख ही रहे होगे इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। a की वैल्यू यहाँ पे है 2 और b की वैल्यू है k और c की वैल्यू है -4, राइट। तो जब आप इसकी वैल्यू लिख रहे हो तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, इसमें आप सब्स्टिट्यूट करो। तो बी स्क्वायर की जगह आ गया k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2, ओके, एंड ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, c की वैल्यू कितनी है -4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ रहा है k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 32। ठीक है, तो यानी कि अंदर जब आप रूट्स निकाल रहे थे तो ये वैल्यू आ जाएगी k स्क्वायर प्लस 32। अब देखो k स्क्वायर में आप क्या रख दो यहाँ पे कि जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो 32 से जो नज़दीकी है, क्योंकि ये प्लस है तो यानी कि ऐड होके आगे 32 की जो सबसे करीबी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो है 36। इसका मतलब ये है कि k में आप 2 रख दो, k में आप 2 रख दो तो 2 2 4 हो जाएगा और 4 प्लस 32 हो जाएगा 36। तो अब इसमें से हम ऑप्शन मैच करा लेते हैं। तो ये 2 दिख रहा है, अब हम लोग गलती से 2 लगा सकते थे, हमारा किसी ने किया भी हो शायद ऐसे 2, लेकिन ध्यान देखो एक और बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। वो क्या है, +-2, क्योंकि यहाँ पे ना परफेक्ट स्क्वायर है इसीलिए -2 भी स्क्वायर होके 4 ही हो जाएगा और +2 तो खैर हो ही जाएगा। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है, +-2, क्योंकि जैसे ही आप +2 रखोगे तो ये पूरा 36 हो जाएगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, बाहर निकल के 6 हो जाएगा तो रैशनल हो जाएगा। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है C, +-2। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है 3/4
3/4 tan स्क्वायर 30 tan 30 होता है 1/√3 स्क्वायर कर दिया, माइनस सेक स्क्वायर 45, तो कॉस 45 होता है 1/√2, तो सेक स्क्वायर 45 यहाँ से हो जाएगा सेक 45 हो जाएगा √2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 यहाँ से। ठीक है, √2 को स्क्वायर भी कर लो, हालांकि तुम लोगों ने तो रफली ही किया होगा। साइन स्क्वायर 60 होता है यहाँ से √3/2, तो उसको स्क्वायर करोगे तो ये √3/2, इतना टाइम मिला भी नहीं होगा, फटाफट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से 3/4 इंटू 1/3 माइनस 2 प्लस ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3 और 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1/4 और 3/4 मिलके हो जाएगा 4/4, और 4/4 होता है 1, तो 1 - 2 हो जाएगा सीधे सीधे -1। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ए पार्ट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, तो पहले तो आपको वही रिकलेक्ट करना पड़ेगा। 10th में कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h, कितना दिया हुआ है 94.2, रेडियस पूछ रहे हैं और पाई को ले लो 3.14, तो कोई ना कोई रीज़न होगा, तो हमें सीधे सीधे रेडियस को एक तरफ रखना है। 94.22 पाई की जगह 3.14 रख दो, और h दिया हुआ है 5। अब आप सबसे पहले तो कैंसिल करो, देखो कुछ ना कुछ चक्कर ज़रूर होगा, ऐसे करो। वैसे मुझे तो मालूम है कि किससे कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि देखो ये सीधे सीधे दिख रहा है 3 टाइम्स जा रहा है ना, ये पूरा का पूरा 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 4 एंड 3 3 ज़ा 9, तो ये 3 टाइम्स पूरा का पूरा जा रहा है। ये हो गया 30 और ये हो गया 5 2 ज़ा 10 नीचे, तो ये इसका आंसर आ रहा है सीधे सीधे 3। तो ये हो गया आपका, इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, इसका आंसर हो गया बी। अब इसके बाद देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, इसका आंसर हो गया बी। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें आप सबसे पहले देखो कि ये जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हुआ है, कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन हमको समझ में आ रहा है। मतलब इसमें जल्दबाजी में लिख करके आपको मॉडल क्लास नहीं डिसाइड करना है। एक्चुअली ये जो लेस दैन का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये थोड़ा सा रिस्की होता है, तो इसलिए जो है वो इन्होंने आपको वही देखने के लिए एक्चुअली टेस्ट किया है उन्होंने। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें हम ऐसे लिख दे रहे हैं इसको, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30। जिनको ये आता होगा उन्होंने फटाफट इसी में ही कहीं कर लिया होगा, और करना क्या है वो भी हम बता दे रहे हैं। लेस देन 40, लेस देन 50 और लेस देन 60। ठीक है, तो इन्होंने जो यहाँ पे टेबल दे रखी है एक्चुअली ये है कम क्यूमुलेटिव। लेस देन में जो वैल्यूज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए होते हैं वो होते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो ये जो दिया हुआ है लेस देन 10 के नीचे 3, ये है 12, ये है 27, ये 57, ये 75 और 60 के लिए उन्होंने दिया है 80। तो अब आपको यहाँ से निकालना है क्या, आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी, राइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकलेगा, फ्रीक्वेंसी पहले वाले की तो हो जाएगी 3। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप इसको सब्ट्रैक्ट करते जाओ, लिखते जाओ। 12 - 3 कितना हो गया 9। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा कितना 15, राइट। इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, इससे सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो 7 - 7 0 और ये हो गया 30। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 18, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 80 - 75 आ जाएगा 5। ये फ्रीक्वेंसी आई है। अब इसमें जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही क्लास हो जाएगा। तो अब आप इसको इस तरह से नहीं लिखोगे, अब ये लिखना तो खैर कुछ है ही नहीं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ये हम लोगों ने लेस दैन से इसको प्रॉपर इंटरवल वाला बना लिया। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही किसकी, ये वाली, ये फ्रीक्वेंसी दिख रही है इस क्लास की। तो जो 30 to 40 वाला जो क्लास है वो है आपका मॉडल क्लास, राइट। ये हो गया आपका मॉडल क्लास, राइट। तो अब सम नंबर 11 के बाद हम लोग शुरू करेंगे सम नंबर 12। तो पहले सम नंबर 12 हम लोग देख लेते हैं। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हैविंग हाइट 24
सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो इसको ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिख लो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला विच इज़ दिस इज सम नंबर 12 एंड कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है पाई आर एल, राइट। तो अगर हम ये कोन बनाएंगे ऐसे करके तो ये कोन की हाइट इन्होंने दी है 24 और रेडियस दी है यहाँ से 7, राइट। रेडियस इन्होंने देख सकते हो यहाँ पे रेडियस दी हुई है 7, ठीक है। तो अब आपको इसका निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। लेकिन एल चाहिए हमको, तो एल के लिए आपको ये एल हो जाएगी और यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो यहाँ से हो जाएगा L इज़ इक्वल टू अंडर रूट 24 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। तो ये तो आपको याद होंगे ही 576 प्लस 49, इनको जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 5 2 एंड 625 जो कि स्क्वायर है 25 का। तो सीधे सीधे आपको L की वैल्यू मिल गई 25। अब कर्व सरफेस एरिया देखो इन्होंने यहाँ पे आप लिखो 22/7, रेडियस आपकी कितनी है 7 है और हाइट आप एल आपका निकला है स्लैंट हाइट 25। तो 7 7 कैंसिल कर दो और ये हो जाएगा 25 2 ज़ा 50 होता है, 25 2 ज़ा 50 और 55। तो ये वाला आंसर आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको ज़रा देखते हैं, यहाँ पे इसका आंसर हमने लिख दिया सी। अब आप देख लो सम नंबर 13, राइट। सम नंबर 13 में क्या है, ये तो बिल्कुल ही स्ट्रेट क्वेश्चन है। इसमें दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, एब्सिसा कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट और यहाँ पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो पहले क्या हो जाएगा, अगर हम पॉइंट्स ये पॉइंट्स लिख लेते हैं तो हो जाएगा 0 2 अंडर रूट 5 और यहाँ से हो जाएगा -2 रूट 5 कॉमा 0, ठीक है। तो ये x1 हो गया y1 और ये हो गया x2 और ये y2। तो यहाँ से इसको जब माइनस करोगे या ऐसे भी कर सकते हो, तो 0 - 2 रूट 5 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 रूट 5 - 0 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट, इसकी ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये तो आपको -2 रूट 5 ही देगा, स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4 5 ज़ा 20 और यहाँ से भी आ जाएगा वही 4 5 ज़ा 20। अंडर रूट करोगे तो ये हो जाएगा 40, अंडर रूट इसका निकालोगे तो ये आ जाएगा 4 10 ज़ा होता है तो ये हो जाएगा 2 रूट 10, इसका आंसर आ जाएगा। मैच कर लेते तो ये आ जाएगा आंसर 2 रूट 10, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए पार्ट, इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 को ज़रा देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इन चारों में से हैविंग जीरोज -2/3 एंड 2/3। तो एक चीज़ आप पहले तो ये जानते होंगे, ये है सम नंबर आपका 14, राइट। सम नंबर आपका 14 है। तो इसमें हमको मालूम है कि अगर x का एक a 0 है और दूसरा है x का b 0, ये दो ज़ीरोज़ हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के, तो उस केस में x -a और x -b ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के दो फैक्टर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है x = 2/3 और -2/3, तो दो फैक्टर्स हो जाएंगे। x ये इसको इस साइड ले जाओगे तो -2/3 हो जाएगा और दूसरा इसको इस लेफ्ट साइड ले जाओगे तो हो जाएगा x + 2/3। इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये वैसे ही ऑफ द फॉर्म क्या है a - b a + b, तो ये हो जाएगा यहाँ से सीधे सीधे ax² - 4/9। क्या किया हमने, a² - b² किया। अब आप इसको क्योंकि यहाँ आप जब देखोगे तो ऑप्शंस थोड़े दिखने चाहिए सिमिलर, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे कंबाइन करके अलग अलग दिखाया है, लेकिन हम फिर भी इसको सिंप्लीफाई करके अपनी बेस्ट पोजीशन में रखेंगे। तो ये हो जाएगा 9x² - 4/9, ठीक है, ये आ रहा है। अब आप इसमें से मैच करो, ठीक है। ये हमारा आंसर है 9x² - 4, तो ये तो 9x² है, यहाँ पे 4x² है, यहाँ पे 9x² तो है लेकिन +4 है, हमें चाहिए -4। यहाँ पे x² में कोई कोफिशिएंट है नहीं, अगर एलसीएम लेते तो 4x² आ जाएगा, ये भी गलत है।
यहाँ से 9x² -4 आ रहा है अंदर, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 14th में डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब आप आ जाओ सम नंबर 15 पे। राइट, 15 क्या है? इफ द वैल्यू of each observation of a statistical data is increased by 3, then the mean of the data क्या हो जाएगा? It remains unchanged, increases by 6, increases by 3 और increases by 3n। ये आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है। अगर इंडिविजुअली डेटा में इंक्रीज होती है तो मीन भी इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली अगर डिक्रीज होती है तो मीन डिक्रीज हो जाता है। अगर परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है तो मीन में भी परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? सीधे सीधे बी। ये तो आपका मतलब बहुत ही फटाफट होने वाला क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन आ गया बी। ठीक है, अगर यहाँ पे इंक्रीज होगी तो यहाँ पर भी मीन में भी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके बाद एक ही क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाई पी, यानी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाई पी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाई द सेम इवेंट इज डिनोटेड बाई क्यू, यानी होने की प्रोबेबिलिटी पी है और ना होने की प्रोबेबिलिटी क्यू है। तो रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू इज़, ये हमने इसके जब फैक्ट्स पढ़े थे प्रोबेबिलिटी के, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, उसमें जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी होने की और ना होने की, वो थी ये वाली, यानी कि हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग विल सम अप टू गिव यू 1। तो सीधे सीधे आपका 16 का आंसर आ रहा है ए ऑप्शन। ठीक है, तो इसका तो आपने आसानी से इसको कर लिया होगा। अब हम लोग ज़रा देखते हैं सम नंबर 17। तो पहले 17 को पढ़ लेते हैं। 17 में है अ गर्ल कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08। ठीक है, और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.08। 6000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट? तो ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा आपसे अब गया है, लेकिन आपने पहले से इसका कॉन्सेप्ट कभी समझा होगा जो रेशो और प्रपोर्शन का आता है। ठीक है, तो जिस रेशो में उसके टिकट्स उसने लिए हैं उसी रेशो में प्रोबेबिलिटी आती है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका आ जाएगा 17th वाला कि 0.08 अगर है आउट ऑफ 1, राइट, तो आउट ऑफ 6000 कितनी है? ये रेशो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। राइट, अगर हम यहाँ इसको ऐसे भी आपको करके दिखाते हैं, ऐसे ये जैसे कि हम लोगों ने पहले किया था ये द रूल ऑफ 3। तो ये अगर 0.08 इज टू 1, तो व्हाट इज टू 6000। ठीक है, ये ऐसे ही किया गया था। अगर हम किसी छोटे बच्चे को ये क्वेश्चन बताते तो ऐसे ही कराते। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 जीरोज जो हैं डेसिमल से निकल रहे हैं, 6 8 48 होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका 480। राइट, तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ रहा है? इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है। बिल्कुल क्लियर कट ईजी क्वेश्चन था, और नहीं अगर किसी को समझ में आता होगा उस समय तो आप गेस करके भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया सम नंबर 17। इसके बाद है सम नंबर 18। ज़रा 18 देख लेते हैं। सम नंबर 18 में क्या है? सम नंबर 18 है इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 कांट स्विम, यानी कि वो स्विम नहीं कर सकते हैं। इफ़ 1 पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही शी कैन स्विम इज व्हाट? तो दैट मीन्स द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू चूज दोज पीपल हु कैन स्विम। तो इसमें से सिंस 5 कांट स्विम देयरफॉर 15 विल बी एबल टू स्विम। राइट, तो सबसे पहले तो हमको जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ से हमारे, क्योंकि फेवरेबल हमारी इवेंट क्या है? दैट ही कैन स्विम। तो यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे वो 20 - 5 हमको सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे कि हम उन लोगों को सेलेक्ट कर सकें दोज हु आर एबल टू स्विम। 15 है। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो 15 अपॉन 20 गिव्स यू 5 3 एंड 5 4। तो इसका आंसर सीधे सीधे आ रहा है 3/4। राइट, इस तरह से इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ज़रा असर्शन रीजन टाइप्स क्वेश्चंस। तो इन्होंने चॉइसेस आपको पहले से ही बता दी हैं, उसके बाद आया है एक क्वेश्चन।
तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसका असर्शन देख लें पहले। एक इसमें आपको बात याद रखनी होती है, असर्शन अब तो खैर आप ये अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जब हम इसको स्टडी करेंगे तब हम अलग तरीके से आपको बताएंगे, अभी तो सीधे सीधे सॉल्यूशन देख लो। पॉइंट P02 इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस विद द लाइन 3x + 2y = 4। वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, x की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो गया टर्म, y की जगह अगर 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और राइट साइड में 4 ऑलरेडी था, तो असर्शन पार्ट सही है। ठीक है, अब ज़रा देखो रीज़न पार्ट। रीज़न पार्ट के लिए हम एक डायग्राम बना दे रहे हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P02, तो ये है, ये एक पॉइंट ले लिया आपने, 0 है यानी कि x 0 है, तो x यहाँ ओरिजिन से ऊपर जाएगा, ये अगर ये 1 है और ये 2 है, तो ये कह रहे हैं इस पॉइंट की x एक्सिस ये है, इससे डिस्टेंस कितनी है, नो डाउट 2 ही है। ये बात भी अपने आप में सही है, लेकिन पॉइंट इसमें ये है कि आपको 4 में से कौन सा चूज़ करना है, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। अब ये रह जाता है कि क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है या फिर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जो सेकंड पॉइंट रीज़न जो है, जो हम लोगों ने स्टडी करी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, उस हिसाब से ये इसका रीज़न नहीं है, ये इसका रीज़न नहीं है, दोनों अपने आप में सही हैं, बट रीज़न आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा सीधे सीधे बी। तो 19 का आप आंसर क्या लिखोगे, बी पार्ट। अब ज़रा हम लोग देख लेते हैं 20th सम। जब 20th सम आप देखते तो क्वेश्चन पहले देख लो क्या है, असर्शन। असर्शन में कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ ए रैशनल नंबर। तो पेरीमीटर क्या मतलब हुआ, ये प्लस दिस, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसलिए हमने इसमें सम नंबर 20 में हमने सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकाली, ये 2 है ये 3 है, तो यहाँ से ये हो जाएगी 2² + 3² है ना, स्क्वायर 90 डिग्री है। तो यहाँ से ये आपको दे रहा है 4 + 9 √ यानी कि 13। तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 + 3, ये वाला 2 + 3 + √13, राइट। तो अब ये तो सीधे सीधे आपको दे रहा है 5 + √13 विच इज़ एन इरेशनल नंबर। अब आप ही बताओ, जो कि इरेशनल नंबर है तो पेरीमीटर कैसे रैशनल हो सकता है। ठीक है, यानी इनका जो सम आ रहा है 2 + 3 + √3, वो तो आ जाएगा 5 + √3। इसका मतलब ये हुआ कि पेरीमीटर असर्शन ए गलत है, असर्शन ए इज़ रॉन्ग। अब देख लेते हैं हम लोग रीज़न पार्ट। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। ठीक है, 2 रैशनल नंबर्स, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ से हमने अगर ले लिया कोई फर्स्ट रैशनल नंबर ले लिया हमने 4 और दूसरी रैशनल नंबर ले लिया हमने 5, और दोनों का स्क्वायर किया और फिर दोनों को सम कर दिया, यानी कि 16 + 5 स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पे 25। तो वो तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें, मतलब सिंपल है। मेंटली आपको देख लेना था कि जब रैशनल नंबर्स का स्क्वायर कर रहे हैं तो और कुछ क्या आ जाएगा, कुछ आएगा ही नहीं, वो तो रैशनल नंबर ही रहना है। यानी कि ये फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकेंड वाला सही है। ठीक है, तो इसका अब इसमें ऑप्शन ढूंढ ले तो ये आ गया सीधे, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो हियर इट एंड्स द मल्टीपल चॉइस सेक्शन ऑफ दिस पेपर ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स। तो आई एम श्योर आपके सारे सॉल्यूशंस सही हुए होंगे, और जब मैं भी उतना ही घबराई हूँ जितना कि आप थे उस समय व्हेन यू वर राइटिंग, व्हेन यू वर डूइंग इट। तो लेकिन ये तो नॉर्मल चीज़ है, इतना प्रेशर तो आपको रहता ही है, और प्रेशर में ही आपको ये इजी सम्स दिए जाते हैं, जिससे कि क्या आप प्रेशर में भी उन इजी सम्स को इजीली कर लोगे या आप कहीं कुछ मिस्टेक करोगे। तो गलत होने पे भी बिल्कुल भी कोई परेशान, किसी का कुछ नहीं भी सही हुआ हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसका नेक्स्ट सेक्शन में लेके आऊँगी और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, तो आप दूसरा इसका पार्ट देख लेना, उसमें आपको सेक्शन बी और सी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।